ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यिनसू को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में होती है। उसे बटलर एक घर में लेकर आता है और उसे बताता है कि आपके हस्बैंड रूम में हैं। रूम में आकर यिनसू अपने हस्बैंड को देखती है और सोचने लगती है कि मुझे बताया गया था कि ये एक्सीडेंट के बाद डिसेबल हो गया है। फिर उसके पास बैठकर सोचती है कि वैसे ये कितना हैंडसम है पर बेचारा डिसेबल हो गया। जिसके बाद वो उसकी पर्स चेक करती है जिससे उसे पता चल जाता है कि इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि इसे पॉइजन दिया गया था। और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो डिसेबल नहीं है, बस एक्टिंग कर रहा है। इसलिए जानबूझकर उसके बटन्स खोलने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ ना हस्बैंड। तभी फैंग उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूसु सोचती है कि मुझे तो पता था और कहती है कि तुम उठ गए मेरे हस्बैंड। वो पूछता है कि तुम हो कौन। वो उससे बड़े प्यार से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो उससे दूर हटाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है कि सच सच बताओ तुम हो कौन। यूसु कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फैंग तो उसे किस करने वाला था लेकिन वो दूर हट जाती है। जिसके बाद फैंग फिर से उसके क्लोज आने लगता है। यूसु उसे फिर से रोक देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फैंग तो इसकी हरकतें देख के समझ जाता है कि इसे तो फाइट भी आती है। ऊपर से इसे मेडिसिन के बारे में भी पता है। ये कोई सिंपल सी लड़की नहीं लगती। आखिरकार ये है कौन, पता लगाना होगा। यूसु भी यही सोच रही होती है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में इसे पता चल ही गया तो क्यों ना मैं इसके साथ कोई डील कर लूँ। तभी बटलर दरवाज़ा नॉक करता है। फैंग उससे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती हो ना तो किसी को भी सच मत बताना। और जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और डिसेबल होने की एक्टिंग करने लग जाता है। अब यूसु जाकर गेट खोलती है तो बटलर बताता है कि यंग मास्टर का मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। लेकिन मेडिसिन की स्मेल से ही यूसु को समझ में आ जाता है कि इस मेडिसिन में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो जल्दी से सर्वेंट को रोकती है और कहती है कि अब से मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं ये दवाई इसे दे दूंगी। ये बोलकर वो खुद ही उस दवाई को पहले टेस्ट करती है। सर्वेंट कहने लगता है कि ये दवाई आपके लिए नहीं बल्कि यंग मास्टर के लिए है। वो कहती कि मैं बस टेस्ट करके देख रही हूँ कि ज़्यादा हॉट तो नहीं है। और फिर टेस्ट करने के बाद बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। सर्वेंट तो डर के तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। यूसु समझ जाती है कि सच में इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद बटलर आकर बताता है कि हमने इस सर्वेंट को कुछ दिन पहले ही हायर किया था। हमें नहीं पता था कि उसे किसी पर्पज से यहाँ पर भेजा गया है। वैसे अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आपको हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, बस मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। तो बटलर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसु एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में होती है। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और उसका मुंह बंद करके उसे चुप रहने के लिए कहता है। और फेंग के पीछे जो गुंडे लगे होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फेंग भी वहाँ से चले जाता है लेकिन उसका कार्ड नीचे गिर गया था जो यूसु के हाथ लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये फेंग है। प्रेजेंट में यूसु जाकर डोर लॉक कर देती है और उससे कहती है कि सब लोग जा चुके हैं इसलिए आप एक्टिंग करना बंद करो। फेंग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। वो कहती है कि पहले तुम अपना सोचो, तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ये खबर बाहर जाके बता देती हूँ तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो लोग मुझे पॉइजन दे के मारना चाहते थे लेकिन वो तो तुमने मुझे खाने ही नहीं दिया। यूसु कहते कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ तो क्यों ना हम लोग डील कर ले। मुझे अच्छे से पता है कि उन लोगों ने ये पॉइजन पहले भी तुम्हें दिया है जो कि तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे खराब कर रहा है। फेंग उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो। यूसु कहती कि मैं तुम्हें पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर सकती लेकिन मरने से बचा सकती हूँ। फेंग कहता कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। यूसु कहती कि पहले तुम बताओ तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे या नहीं। तभी बटलर यूसु को आवाज़ लगाता है कि मैडम आपको बुला रही है। यूसु फेंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है। मॉम उसे एक ब्रेसलेट देती है कि ये हमारे परिवार की निशानी है, अब से ये तुम्हारा है। और कहती कि इस ब्रेसलेट को संभाल कर रखना। यूसु उस ब्रेसलेट बॉक्स लेके अपने रूम की तरफ आ रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, फर्स्ट टाइम में ही मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया। जैसे ही यूसु रूम में आती है फेंग उसे खींच लेता है। तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। उस बॉक्स में एक रिकॉर्डर होता है जो कि फेंग यूसु को दिखाता है, यानी कि उसकी मॉम इनकी सारी बातें सुन रही होती है। ये देखकर यूसु तो शॉक्ड ही हो जाती है और वो जानबूझकर बोलने लग जाती है कि मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे कितना अच्छा ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया है। ये बोलते हुए वो उस रिकॉर्डर को लेकर वॉशरूम में आ जाती है और उसे फ्लश कर देती है। जिसके बाद यूसु फेंग से पूछती है कि वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम डिसेबल नहीं हो। फेंग कहता है कि पहले तुम बताओ आखिरकार तुम इस घर में आई क्यों हो। यूसु बताती है कि मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मेडिसिन ढूंढने आई हूँ जो कि एक प्रकार का ड्रग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, उससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। फेंग पूछता है कि तुम्हें वो मेडिसिन सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए चाहिए। तो यूसु हाँ बोल देती है और फेंग भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बटलर आवाज़ लगाता है कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। दोनों तो डर जाते हैं और फेंग जल्दी से अपने बेड पर जंप करता है। यूसु गेट खोलती है तो फेंग की मॉम पूछने लगती है कि तुम्हें गेट खोलने में इतनी देर कैसे लग गई। वो कहती है कि मैं बस ड्रेस चेंज कर रही थी। मॉम कहने लगती है कि याद रखना नहाते टाइम इस ब्रेसलेट को बाथरूम में लेकर मत जाना।
और अच्छे से उस बॉक्स में रख देना। यूसु कहती है कि हाँ, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। और मॉम के जाने के बाद जल्दी से गेट बंद कर लेती है। और फेंग से कहने लगती है कि मैंने दूसरी बार तुम्हें बचाया है, पहले तो मैंने तुम्हें पॉइज़न खाने से बचाया और अब तुम्हारी मॉम से है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी और वैसे तुम अपना काम बड़े अच्छे से कर रही हो। तभी फेंग के पास उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है जिसने युनसु के बारे में कुछ डिटेल्स भेजी होती है। लेकिन फेंग उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है। जिसके बाद युनसु वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि फेंग तो पुशअप्स कर रहा है, तो वो भी उसे देखने लग जाती है और कहने लगती है कि सभी की नज़रों में तो तुम डिसेबल हो और यहाँ पर बॉडी बना रहे हो, सबको शक नहीं हो जाएगा क्या कि डिसेबल आदमी की बॉडी कैसे बन रही है। जिसके बाद वो पीछे का गेट चेक करने जाती है कि वो खुल रहा है या नहीं। फेंग कहता है चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो कितना भी टाइट हो जाए खुल जाता है। जिसके बाद युनसु अपनी निडल्स निकाल कर फेंग के हेड पर लगा देती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए और कहती है कि इससे तुम्हारी बॉडी का पॉइजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तभी युनसु को कॉल आ जाती है तो वो बताती है फेंग को कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ, वापस आकर मैं ये निडल्स निकाल दूंगी। बाहर आकर युनसु अपना गेटअप चेंज कर लेती है जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलती है जो कि उसे फेंग की सारी डिटेल्स दे देता है। युनसु फेंग के फोटोज देखकर सोचती है यानी कि ये सच में फेंग है, लेकिन मुझे तो अभी तक लग रहा था कि ये कोई फेक बंदा है। फिर थोड़ी देर बाद युनसु वापस आ जाती है, वो देखती है कि फेंग तो आराम से बैठा है। वो उसे देखकर सोचने लगती है कि हो सकता है कि सच में ये फेक हो, ये सिर्फ रियल वाले की तरह दिखता हो। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो बस देख रही थी कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे हो, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। फैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से निडल्स को निकालो। वो उसकी निडल्स निकालने लगती है। फैंग कहता है कि वैसे क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बाहर लेकर जाओ। युनसु कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ भला, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तभी यहाँ पर एक लिन नाम की लड़की आती है और युनसु को देखकर कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। युनसु कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। लिन बताती है कि मैं और फेंग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं। और वो अंदर आकर युनसु को अगली कहने लगती है और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है, लेकिन युनसु इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि फेंग भी उसे पसंद करता है या नहीं। जिसके बाद लिन फेंग से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट सीन में युनसु फेंग को बताती है कि अब मैंने मॉनिटर को हैक कर लिया है, अब हम बाहर चल सकते हैं। फेंग तो शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हें ये सब करना भी आता है। वो कहती कि ये सब छोड़ो, अगर तुम अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को लाइक करते हो तो ये अगली उम्र तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वो कहता है कि तुम जेलस हो रही हो ना, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कह वैसे मुझे तो ये अगली उम्र ही पसंद है। जिसके बाद ये उनसे सोचने लगती है कि पता नहीं इस घर में मुझे और कितने सरप्राइज देखने को मिलेंगे। पहले तो इन लोगों ने अपने बेटे की शादी एक अगली लड़की से करवा दी, उसके बाद इसे पॉइजन भी दे रहे होते हैं और नज़र रखने के लिए ऑडियो डिवाइस भी भेजा था और घर में कैमरास भी लगे हुए हैं। पता नहीं ये लोग आगे और क्या क्या करने वाले हैं। फैंग भी यही सोच रहा होता है कि ये लड़की भी मुझे कितने सारे सरप्राइजेस दे रही है। पहले तो ये जानबूझकर अगली ड्रेसअप करके आई है, जबकि अक्षर में ये एक डॉक्टर है, ऊपर से इसे हैकिंग भी आती है। पता नहीं आगे ये और क्या क्या सरप्राइजेस देने वाली है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में युनसु उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर ले जाती है, लेकिन बटलर उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और जल्दी से फैंग की मॉम को कॉल करके बता देता है कि दोनों बाहर गए हैं और बटलर भी उनका पीछा करने लग जाता है। युनसु भी यह नोटिस कर लेती है तो वो जल्दी से अपने फ्रेंड को मैसेज कर देती है। बटलर उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन टाइम पर उसका फ्रेंड बीच में आ जाता है और बटलर को रोक लेता है और वो लोग वहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। जिसके बाद बटलर देखता है कि वो लोग तो यहाँ से गायब हो गए। फिर वो फैंग की मॉम को जाकर बताता है कि मैं उन लोगों का ज़्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाया। फैंग की मॉम कहती है कि जल्दी से पता करो कि वो दोनों कहाँ गए हैं। इधर युनसु फैंग को काफ़ी दूर लेकर आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हें जा भी जाना है, तुम जा सकते हो, अब कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। फैंग व्हील चेयर से उठता है, जिसके बाद वो बहुत सारे बलून खरीद कर युनसु को दे देता है। ये लोग ऐसी जगह पर आए थे जहाँ पर कपल अपना लव लॉक लगा कर जाते हैं, जिसमें से एक लोग वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लिन उन्हें ही देख रही है। इसलिए वो जल्दी से युनसु को अपने क्लोज कर लेता है और बलून्स के पीछे छुप जाता है, जिससे कि युनसु की हार्ट बीट तो काफ़ी तेज हो जाती है। फिर फैंग उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और लिन को उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही उसके हाथ में एक चाबी भी होती है। इधर युनसु फैंग से कहती है कि तुम्हारी फैमिली पता नहीं तुम्हें क्या क्या खिलाती रहती है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। और एक घर में लाकर उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। फैंग भी उसकी हेल्प करता है और खाना बनकर तैयार हो जाता है। वो युनसु को खाने के लिए कहता है तो युनसु कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में युनसु के फ्रेंड्स बैठकर युनसु और फैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि युनसु भी सुन रही होती है। फ्रेंड कहता है कि इतने सालों में तो इसने किसी को डेट तक नहीं किया और अचानक से शादी भी कर ली। दूसरा कहता है कि फैंग जो है ना, वो बॉसी प्रेसिडेंट हैं और इस टाइप के लोग ना एग्रीमेंट मैरिज करते हैं। तो वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन देखना इनको भी एंड में ड्रामास की तरह प्यार हो ही जाएगा। और दोनों ही युनसु और फैंग के लिए प्लानिंग करने लगते हैं।
यूसु कहती कि तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो? अगर कुछ उल्टा सीधा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमें तो जो करना है हम करके रहेंगे। यूसु कहती है लगता है मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, और उन दोनों के पीछे भागने लगती है। फेंग देखता है कि यूसु यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी खुश है। रात में दोनों फ्रेंड्स उसके रूम को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं वेडिंग नाइट के लिए, और फिर यूसु को कहते हैं कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और उसे रूम में धक्का दे देते हैं। फेंग वहाँ पर ऑलरेडी होता है और उसके फ्रेंड बाहर से गेट भी लॉक कर देते हैं। यूसु कहती कि दरवाजा खोल दो प्लीज, ऐसे मस्ती मत करो। फेंग कहता है कि कोई फायदा नहीं है, वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। यूसु तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। फैंग कहने लगता है वैसे तुम्हारे दोनों ही फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, देखो ना रूम को कितने अच्छे से सजाया है। तभी विंसू की नज़र विंडो पर जाती है। वो कहती है चलो हम विंडो से भाग जाते हैं। युनसू जल्दी से जाने लगती है लेकिन गलती से बेड पर ही गिर जाती है, जो देखकर फैंग को तो हंसी आने लगती है। फिर युनसू कहती कि चलो हम छत पर स्टार्स देखने के लिए चलते हैं। फैंग कहता है कि मैं छत पर नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर भी युनसू उसे ज़बरदस्ती लेकर आ जाती है और फैंग भी जैसे तैसे चढ़ ही जाता है। दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। युनसू पूछने लगती है कि वैसे तुम आज ब्रिज के पास क्यों आना चाहते थे। वो बताता है कि मैं एक लॉकर की चाबी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है कि पहले ही उसे किसी ने ले लिया है। फैंग तो डर के मारे काँप रहा होता है, तो युनसू से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है कि अगर तुम गिरोगे भी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। फैंग पूछने लगता है कि तुम किसी पर्पज से हमारे घर पर आई हो ना, तुम मेरी हेल्प करने के लिए मुझे बाहर तक ले आई। तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। युनसू बात को पलट देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें स्टार्स दिखाने लाई हूँ ताकि हम जो विश मांगे वो पूरी हो जाए। तभी उन लोगों को एक टूटता हुआ तारा दिखता है। फैंग विश मांगता है तो यूसु पूछने लगती है कि तुमने क्या विश मांगी। फैंग कहता है कि विश को बताने से वो विश कभी भी पूरी नहीं होती। यूसु कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो, अच्छा से उतर कर चली जाती है और बेचारा फैंग डरते हुए अकेले ही उतरता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूसु फैंग को लेकर वापस घर आ जाती है, जहाँ पर बटलर कहता है कि यंग मास्टर को मुझे दे दो, इन्हें मैं अंदर ले जाता हूँ। तभी यूसु को अपने डैड दिखाई देते हैं, वो उनके पास चली जाती है। इधर लिन भी घर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि फैंग बिल्कुल भी डिसेबल नहीं है और वो इस बारे में फैंग की मॉम को बताने वाली थी। इधर यूसु अपने डैड से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था ना कि तुम्हें फैंग की मॉम की हर बात माननी होगी। तुम उनकी मर्जी के खिलाफ उनके बेटे को बाहर क्यों लेकर गई थी? अगर उससे कुछ भी हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेती? मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बहन की जगह भेजा है, इसलिए बेटर होगा कि तुम चुपचाप अपना काम करो। युनसू कहने लगती है कि वैसे आप किस हक से ये सब कुछ सुना रहे हैं मुझे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो युनसू कहने लगती है कि वैसे बड़ी जल्दी आपको याद आ गया कि आप मेरे डैड हैं। जब आप मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे और दूसरी औरत से शादी कर ली थी, तब तो आपको हम लोगों का ख्याल नहीं आया। अब आपको मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। डैड गुस्से में से चाटा लगा देते हैं। युनसू भी गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर लिन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही लिन पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर फैंग होता है। फैंग उससे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मो फैमिली की हार बनना चाहती हो, बस तुम्हें मेरे प्लान में शामिल होना होगा। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिन कहती है कि मैं भला तुम्हारे प्लान में शामिल क्यों हूँ, तुम तो खुद ही नौटंकी कर रहे हो सबके सामने डिसेबल होने की। नेक्स्ट सीन में युनसू अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने वाली थी, तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। वो कहती है कि ये बहुत पुरानी चोट है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरी हेल्प कर दो ना, मेडिसिन लगाने में मेरा हाथ नहीं जा पा रहा। तो फैंग उसकी हेल्प करने लग जाता है। युनसू कहती है कि तुम इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो। इधर लिन रिपोर्टर से कहती है कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और युनसू न्यूज़ पढ़कर फैंग को सुना रही होती है। न्यूज़ में लिखा होता है कि युनसू ने अपनी बहन की जगह फैंग से शादी कर ली है। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद भी युनसू को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फैंग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इस न्यूज़ को देखने के बाद तुम्हें इस घर से निकाला भी जा सकता है। तो वो कहती है कि मेरे डैड सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो उन्हें इन चीज़ों की पड़ी है। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या फिर मेरी बहन से। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत तो मेरे डैड को है। और फैंग से पूछती है कि वैसे तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो फैंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि वो और कुछ भी कहता, वो वहाँ से बात लेने चली जाती है। एक्चुअल में फैंग उसे बताने वाला था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है युनसू के साथ शादी करके। इधर फैंग की मम्मी ये न्यूज़ देख लेती है और उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। बटलर जल्दी से युनसू को बुलाने के लिए आता है। युनसू उनसे बात करने के लिए आ जाती है और अपनी सास की शक्ल देखकर ही समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, और कहने लगती है कि इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था इस शादी को करने के लिए। वैसे मैं भी जियांग फैमिली की ही बेटी हूँ, लेकिन मैं विलेज में पली बड़ी हूँ। मेरी बस इतनी ही गलती है कि मैं जियांग फैमिली के साथ नहीं रही हूँ। ये बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तभी फैंग आकर कहता है कि मेरी वाइफ को कोई भी बुली नहीं कर सकता। फैंग को अपने पैरों पर खड़ा देखकर मॉम के तो होश ही उड़ जाते हैं।
फैंग कहने लगता है कि यूसु मेरी वाइफ है और मैं भी देखता हूँ कि इसे घर से बाहर निकालने की हिम्मत कौन करता है। तभी लिन कहने लगती है कि ये लड़की फेक है, ये लड़की वो है ही नहीं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। मतलब कि इसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है। फैंग कहने लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फेक है या रियल, लेकिन मैं इसी से प्यार करता हूँ। लिन कहने लगती है कि अचानक से तुम इतने बदल कैसे गए, एक्सीडेंट के पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मुझे पता है कि इस लड़की से तुम्हें कोई ना कोई काम ज़रूर होगा, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, वरना बचपन से हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फिर तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद कैसे कर सकते हो? मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे ही पसंद करते हो। फैंग कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि इस मैटर में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी मॉम से कहना है कि देखो ना आंटी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, आप ही इसे समझाओ। फैंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी शादी यूसु जैसी लड़की से करवाई। ये बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं तो इससे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये जियांग फैमिली की लड़की है। और मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी इसकी सिस्टर से होने वाली थी, लेकिन मैं अपनी यूसु को मैं किसी को भी परेशान नहीं करने दूंगा। और बाहर हमारी फैमिली के बारे में जो न्यूज़ फैल गई है उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये बोलकर वो इंसू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और बाहर घुमाने के बाद उसे वापस घर लेकर आता है। फैंग की मॉम घर के बाहर ही खड़ी होती है। फैंग यूसू को अंदर भेज देता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मॉम उससे पूछती है कि अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है। वो कहता है कि अच्छी है, और वैसे भी अब है मेरे पास कोई मेरा ख्याल रखने के लिए। मॉम कहती है कि यूसु सच में बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है। वो कहता है थैंक यू मॉम, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन मॉम को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो बटलर से कहने लगती है कि मेरे सामने वो किसी और की साइड ले रहा है। इतने सालों से मैं इसे पॉइजन देकर कंट्रोल कर रही थी और मैंने इसकी शादी जियांग फैमिली की बेटी से इसलिए करवाई थी क्योंकि इसके नाम पर 30% शेयर है, जो शेयर्स मैं जियांग फैमिली की हेल्प से अपने नाम करवा थी। बटलर बताता है कि यूसु के डैड आपसे मिलना चाहते हैं। मोम को तो गुस्सा आने लग जाता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हो गई अपनी फेक बेटी को यहाँ पर भेजने की। बटलर कहता है लेकिन इससे आपका कोई भी प्लान खराब नहीं होगा। मोम उसे कहती है कि तुम यूसु पर नज़र रखो, अगर वो कोई भी गड़बड़ करे तो उसको ख़त्म कर देना। इधर फैंग यूसु के पास आता है। यूसु कहने लगती है कि तुम्हें पहले से ही पता चल गया था ना कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही थे। तुम सारे के सारे एक जैसे हो, तुम लोग बस मेरा यूज़ करना चाहते हो। वो कहता है कि हम सब एक जैसे नहीं हैं और मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती कि सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं तो तुम्हारी फेक वाइफ हूँ। और ये सब छोड़ो, मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सीक्रेट मेडिसिन लेने आई हूँ। और तुम तो इस घर के मेंबर हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि सीक्रेट मेडिसिन कहाँ पर है। अगर तुम मुझे बता दो कि सीक्रेट मेडिसिन कहाँ पर है तो मैं बदले में तुम्हारी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फैंग कहता है कि सॉरी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि सीक्रेट मेडिसिन कहाँ पर है। तभी अचानक यूसु को चक्कर आने लगते हैं। फैंग तो घबरा जाता है और कहता है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। यूसु कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ। वो पूछता है कि तो फिर तुम्हें क्या हो गया है। वो बताती है कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से कभी कभी मेरी हालत ऐसी हो जाती है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि सीक्रेट मेडिसिन से ही मेरी ये बीमारी ठीक हो सकती है। फैंग कहता है कि अगर सच में हमारे घर में कोई मेडिसिन है तो वो ज़रूर चैम्बर में होगी। वो पूछती है कि चैम्बर कहाँ है। फैंग उसे बता देता है तो वो जल्दी से चैम्बर की तरफ जाने लगती है। तभी फैंग कहता है कि उसी की चाबी तो हम उस दिन ब्रिज के पास लेने गए थे ना, लेकिन हमें मिली ही नहीं। शायद किसी और ने उस चाबी को ले लिया है। नेक्स्ट सीन में फैंग ऑफिस पहुंचता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जब से आप कंपनी में नहीं हैं तब से आपकी मॉम आपकी जगह लेकर आपकी कंपनी को संभाल रही थी और उन्होंने एक लिंक नाम की कंपनी के साथ कॉपरेशन किया है जो कि मेडिसिन बनाती है, और उसी कंपनी से उन्होंने पॉइजन खरीदा था आपके लिए। फैंग कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी मॉम मुझे मारकर ये सारी कंपनी हड़पना चाहती है। तुम उस कंपनी के मिस सू के साथ कांटेक्ट करो, मुझे उनसे मीटिंग करना है। और पूछता है कि वैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसकी वाइफ उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो अपनी वाइफ को कैसे मनाए। इधर यूसु एक रूम में आकर पेंटिंग के पीछे कुछ ढूंढ रही होती है, जो कि बटलर देख लेता है और यूसु से कहने लगता है कि मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इस तरह उनके रूम में आकर ताका-झाकी करे। यूसु सॉरी बोलकर तुरंत ही बाहर आ जाती है और बाहर खड़े होकर मॉम और बटलर की बातें सुनने लगती है। ये लोग उसी सीक्रेट मेडिसिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूसु समझ जाती है कि ये लोग किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए उस सीक्रेट मेडिसिन को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वो उनका पीछा करने लग जाती है ताकि वो सीक्रेट मेडिसिन तक पहुंच सके। इधर लिन फैंग की कंपनी में आती है और कहती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, तो अब तुम भी मेरा काम कर देना। जिसके बाद फैंग अपने असिस्टेंट के साथ एक विलेज एरिया में आता है और कहता है कि मेरा फ्रेंड अपनी वाइफ को इस जगह को गिफ्ट करने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ को विलेज एरियाज काफ़ी पसंद है। इधर यूसु मॉम का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में आ जाती है। वो भी अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। इधर मॉम जाकर एक लड़के से मिलती है। वो लड़का कहने लगता है कि तुमने अभी तक फैंग को मारा क्यों नहीं।
मॉम कहती है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है। वो कहता है कि आपसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता। वैसे उस यूनसू का क्या चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फेंग हमारे सीक्रेट्स उस लड़की को बता दे। मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, आज ही वो लड़की मर जाएगी। वैसे उस सीक्रेट मेडिसिन का आप पर कोई असर हुआ या नहीं। वो कहता है कि वो मेडिसिन तो किसी भी काम की नहीं है। मॉम कहती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हो सकता है कि वो तुम्हारी बीमारी को ठीक कर पाए। इधर फैंग को भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ गायब है और इधर मॉम के आदमी युनसू को एक नदी में फेंक देते हैं। लेकिन टाइम पर फैंग उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उस तक पहुंच जाता है और उसे पानी से निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद युनसू को होश आ जाता है। फैंग जल्दी से उसे अपने कोट से कवर करता है और उसे बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले जब मेरे पीछे गुंडे लगे थे तो तुम्ही ने मुझे वॉशरूम में बचाया था। लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ये सब नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हें भी टारगेट करेंगे। वो कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। एक्चुअल में मैं तुम्हारी मॉम के पीछे आई थी सीक्रेट मेडिसिन के लिए। फेंग बताता है कि एक्चुअल में वो मेरी मॉम है ही नहीं। युनसो कहती कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे घर के सीक्रेट्स नहीं जानने हैं। वो कहता है लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, हो सकता है कि मुझे ये बताने का फिर कभी मौका मिले ना मिले। वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। वो बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जियांग फैमिली की रियल बेटी हो या नहीं, तुम खूबसूरत हो या अगली हो, मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस और पेन था, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में एक नई होप आई है। और उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद रात को फेंग उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो कहने लगती है कि आज तुमने मेरे साथ अपनी फीलिंग कन्फेस की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैंने बस तुम्हें सोने के लिए लिटाया है। यूसु तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज तक बेचारी सोफे पर सो रही थी और आज उसे बेड पे सोने को मिलेगा। और वो फेंग को गुड नाइट बोलकर फेस पलट कर लेट जाती है। फेंग भी बेड पर ही उसकी साइड में लेट जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरे साथ बेड शेयर कर रही है, इसका मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं मुझ में इंटरेस्टेड है। और उसे हक करने की कोशिश करने लगता है लेकिन नहीं कर पाता और फिर सोने की एक्टिंग करने लगता है। यूसु उसे सोता हुआ देखकर उसे टच करने लगती है और सोचने लगती है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो या फिर मेरा सारा सच जानने के बाद मुझे यूज़ करना चाहते हो। तभी फेंग अपनी आंखें खोल लेता है। यूसु तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मतलब कि तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे। वो पूछता है कि अभी तुम क्या कर रही थी। वो कहती है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम सोए या नहीं, या फिर पॉइजन की वजह से कहीं तुम निकल तो नहीं लिए। वो कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम अपनी फ़िक्र करो, मैं नहीं चाहता कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो दोबारा कभी भी हो। युनसो कहती है लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ब्लैंकेट से फेस कवर करके सो जाती है और फैंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मॉम बटलर से पूछ रही होती है कि आखिरकार वो लड़की जिंदा कैसे है। बटलर कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने तो उसे नदी में फेंकवा दिया था, पता नहीं वो बच कैसे गई। फैंग की मॉम कहने लगती है कि लगता है कि अब हमें युनसो और फैंग दोनों को ही रास्ते से हटाना होगा। नेक्स्ट सीन में युनसो के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो बताता है कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया, वो लड़का जाल में फंस गया है। युनसो कहती है कि मैं क्लिनिक पहुंचती हूँ और वो नेक्स्ट सीन में क्लिनिक पहुंच जाती है जहाँ पर उसका फ्रेंड बताता है कि वो पेशेंट खुद तुमसे मिलने आएगा। युनसो पूछती है कि क्या फैंग की मॉम ने तुम्हें बताया कि उस लड़के का उनके साथ क्या रिश्ता है। फ्रेंड कहता है कि वो तो नहीं बताया। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो भी डिसेबल होता है। युनसो उसे अपना नाम बताती है। वो लड़का कहता है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ठीक कर देंगी। युनसो सोचने लगती है कि अगर फैंग की मॉम ने इसे मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया है तो ज़रूर ये इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर होगा। जिसके बाद युनसो उसकी पर्स चेक करती है और उसे कहती है कि मैं आपको ठीक कर दूंगी और उसे मेडिसिन लिखकर दे देती है। नेक्स्ट सीन में युनसो का फ्रेंड उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर युनसो किसी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन फैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। युनसो का फ्रेंड फैंग को देख लेता है तो वो जल्दी से युनसो को मैसेज करके बता देता है। युनसो तो घबरा जाती है कि फैंग को ये जगह कैसे पता चल गई। तभी फैंग नॉक करता है और पूछता है कि क्या लिंक कंपनी के मिस्सू यहाँ पर है। ये बोलकर वो अंदर आ जाता है। युनसो तो कार्डबोर्ड की वॉल के पीछे छिप जाती है। फैंग कहता है कि मैं आपकी कंपनी के साथ कॉपरेशन करना चाहता हूँ, इसीलिए उसी बारे में बात करने आया हूँ। युनसो कहती है लेकिन मैं आपके साथ काम क्यों करूँ। तभी यहाँ पर लिन भी टपक जाती है और फैंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर किससे मिलने आए हो। ये बोलकर वो कार्डबोर्ड वाली उस वॉल को गिरा देती है। तब तक युनसो ने गॉगल्स पहन लिए होते हैं, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती और उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। लेकिन फैंग लिन से कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। और वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो युनसो से कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह दिखती हो। फिर कहता है कि वैसे तुम ना एक्टिंग करना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम मेरी वाइफ ही हो। युनसो कहती है कि अच्छा, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मुझे लगता है कि हमें बैठकर बात कर लेना चाहिए।
तुम्हें तो पता है ना कि मुझे वो सीक्रेट मेडिसिन चाहिए, तो मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। और उसे उस लड़के की वॉच दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये किसकी है। फेंग तो उस वॉच को देखकर ही पहचान जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मिली, लेकिन ये उसे बताने से मना कर देती है। फेंग कहता है कि बेटर होगा कि तुम इस मैटर में ना पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यूसु कहती कि अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, वैसे भी जब मैं उस लड़के का ट्रीटमेंट करने जाऊंगी तो पता कर ही लूंगी कि आखिर सीक्रेट मेडिसिन कहाँ पर है। फेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम इस मैटर में ना पढ़ो। जिसके बाद फेंग उसे एक जगह पर लेकर आता है और उसे बताता है कि ये ज़मीन मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली है, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी और कितनी सारी आइडेंटिटीज़ हैं? युनसु बताती है कि मेरी सारी आइडेंटिटीज़ मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई हैं। तभी युनसु देखती है कि कुछ लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं। युनसु फेंग को लेकर भागने लग जाती है। वो गुंडे भी इनके पीछे लग जाते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं। युनसु फेंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इन लोगों को तो मैं देख लूंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोनों ही मिलकर गुंडों से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी मिलकर युनसु को मारने लग जाते हैं। तो फेंग युनसु के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। युनसु कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पॉइजन की वजह से तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी वीक है। अगर तुम इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो मर जाओगे। लेकिन फेंग जाने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर युनसु के फ्रेंड्स आ जाते हैं और इन लोगों की हेल्प करते हैं। ये दोनों मौका देकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फेंग को जब होश आता है तो देखता है कि युनसु उसके पास बैठकर रो रही है। युनसु कहने लगती है कि सारी गलती मेरी ही है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे वो मेडिसिन इसलिए खरीदी थी ताकि वो तुम्हें पॉइजन दे सके। फेंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर युनसु का फ्रेंड आ जाता है और युनसु से बात करने के लिए उसे बाहर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में युनसु डॉक्टर बनकर फेंग की मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। मॉम युनसु को उसी लड़के के इलाज के लिए ले जा रही होती है। मॉम कहती है कि उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। एक्चुअल में युनसु ने जानबूझकर उस लड़के को ऐसी मेडिसिन दी थी जिससे उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाए, ताकि उसे यहाँ पर आने का मौका मिल जाए और वो सीक्रेट मेडिसिन ले सके। युनसु जब उस लड़के से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल फेंग की तरह दिख रहा होता है। जिसके बाद युनसु उस लड़के का ट्रीटमेंट करने के लिए फेंग की मॉम से सीक्रेट मेडिसिन मांगती है और मेडिसिन लेने के बाद मॉम को बाहर जाने के लिए बोल देती है। मॉम के जाते ही युनसु मेडिसिन चेंज करके दूसरी मेडिसिन रख देती है, लेकिन वो देखती है कि उस सीक्रेट मेडिसिन की जो डिब्बी है उस पर कोई निशान बना हुआ है। तो वो सोचती है कि अगर मैं मेडिसिन चेंज करूंगी तो इन्हें पता चल जाएगा, इसलिए वो अपना प्लान चेंज करके उस सीक्रेट मेडिसिन को उसी बॉक्स में वापस रख देती है। और उस बंदे का ट्रीटमेंट करने के बाद वो मेडिसिन फेंग की मॉम को वापस दे देती है। नेक्स्ट सीन में युनसु घर पर होती है। फेंग उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सीक्रेट मेडिसिन लेने गई थी। युनसु कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया, मैं सीक्रेट मेडिसिन नहीं ले पाई। फेंग कहता है कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो ऐसा कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वो कहती है कि ठीक है, और वैसे वो लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यों दिखता है? फेंग बताता है कि उसका नाम सिफंग है, वो मेरा हाफ ब्रदर है। हम दोनों की मॉम्स तो अलग है लेकिन डैड एक ही है। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर जाते हैं। युनसु से कहती है कि क्या यही तुम्हारी फैमिली का सीक्रेट है? वो कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया ना कि वो मेरी मॉम नहीं है बल्कि सिफंग की मॉम है, मतलब कि वो मेरी स्टेप मॉम है। ये उस टाइम की बात है जब मेरी स्टेप मॉम और मेरे डैड का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मेरे डैड मेरी मॉम से मिले थे, और जिसके बाद जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तब सिफंग की मॉम वापस आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डैड की सारी प्रॉपर्टी मुझे और मेरी मॉम को मिले। तभी कुछ दिनों बाद मेरे डैड की भी डेथ हो गई थी। मरने से पहले डैड ने मेरे नाम पर 30% शेयर कर दिए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके मरने के बाद मुझे और मेरी मॉम को काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाएगा। उनके जाने के बाद बाकी की सारी प्रॉपर्टी सिफंग को ही मिली। क्योंकि स्टेप मॉम मुझे और मेरी मॉम को मारना चाहती थी, इसलिए मेरी मॉम घर छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद हम लोग विलेज में जाकर रहने लग गए और सारी प्रॉपर्टी सिफंग के नाम थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन गया था, जिस वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे और उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन वो मरा नहीं, बस डिसेबल हो गया। लेकिन दुनिया की नज़रों में वो मर चुका है और अब कंपनी को संभालने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मेरी स्टेप मॉम मुझे ढूंढकर वापस लेकर आ गई ताकि मैं कंपनी को संभाल सकूं। और अब सिफंग धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो अब मेरी स्टेप मॉम मुझे रास्ते से हटाना चाहती है ताकि सिफंग फिर से कंपनी को संभाल सके और मेरे 30% शेयर भी उन्हीं को मिल जाए। यूसु पूछने लगती है कि सिफंग तो तुम्हारा हाफ ब्रदर है ना, तो तुम दोनों की शक्ल सेम कैसे है? वो बताता है कि एक्चुअल में मेरी स्टेप मॉम ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। उन्होंने जानबूझकर मेरा चेहरा उसे दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुश्मन बना चुका है और अब वो मेरी जगह उसे देना चाहती है। यूसु कहती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम तो काफ़ी डेंजरस निकली, वैसे अब तुम क्या करोगे? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ एक्टिंग करो,
जिसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। मॉम पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर गए थे। वो बताता है कि हम लोग बस हॉस्पिटल गए थे, लेकिन अचानक हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। हम जैसे तैसे बच के वापस आए हैं। मॉम भी एक्टिंग करने लग जाती है कि कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। वो कहता है कि नहीं, मैं बस अब आराम करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं। बटलर और मॉम भी जाकर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। वो दोनों अंदर से एक्टिंग कर रहे होते हैं कि फैंग को तो कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है। नेक्स्ट डे यूनसो मॉम से कहती है कि आज मैं फैंग को अपने साथ अपने गाँव ले जाना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन उसका ख्याल रखना। जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मॉम बटलर से कहने लगती है कि इस बार अपना प्लान खराब नहीं होना चाहिए। ये दोनों किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। इधर यूनसू फैंग को अपने एक रिलेटिव के होटल में लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें से 2 लोगों को उसकी मॉम ने हायर करके रखा होता है ताकि वो इन लोगों को ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर मारते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। वो 2 आदमी एक्टिंग करने लगते हैं कि हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और उन दोनों को मरा हुआ समझकर ज़मीन में गाड़ने वाले थे। इधर मॉम को भी ये खबर मिल जाती है और ये लोग पार्टी करने लगते हैं कि फेंग तो मर चुका है। तभी यहाँ पर सिफंग भी ठीक होकर आ जाता है। उसकी मॉम तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सिफंग बटलर के साथ फेंग के रूम में आता है और उसकी सारी फ़ोटोज़ और कपड़े फेंक देता है और बटलर से कहता है कि डैड, इन सबको हमें जला देना चाहिए। मतलब कि सिफंग फेंग का कोई हाफ ब्रदर नहीं है, बल्कि इस बटलर का बेटा है। वो अपने डैड से कहता है, वैसे आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। डैड उससे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है। जिसके बाद सिफंग अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि अब हम फैंग का क्या करेंगे, क्योंकि 30% शेयर तो अभी भी उसी के नाम है। मॉम कहती है कि इतने दिनों से हम आज के दिन के लिए ही तो मेहनत करते आ रहे हैं। आज से तुम सिफंग नहीं बल्कि फैंग बनकर जियोगे। गु फैमिली की अब से सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। वो कहता है कि मेरा नाम फैंग नहीं बल्कि सिफंग है। उसका फेस तो मैं पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ, अब क्या मुझे उसका नाम भी यूज़ करना पड़ेगा। मोम कहती है कि ये सब छोड़ो, ये देखो कि अब सारी प्रॉपर्टी फैंग की है और तुम तो दुनिया की नज़रों में मर चुके हो, तो तुम्हें फैंग बनकर ही रहना होगा। वो कहता है कि आप ये बताओ कि आपने मेरे डैड को बटलर बनाकर क्यों रखा है। मोम बताती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखते थे, इसलिए मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, ताकि गू फैमिली को कभी भी पता ना चले कि तुम उनके बेटे कभी थे ही नहीं। और इस प्रॉपर्टी के लिए हमने इतना सब कुछ किया है, तो तुम्हें भी अपना नाम चेंज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं, जो कि सही सलामत होता है और सीक्रेट मेडिसिन चुराने आया होता है। इधर यूनसू भी ठीक होती है और वो डॉक्टर बनकर सिफंग को मिलने के लिए बुलाती है। सिफंग यूनसू को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं ठीक हो पाया हूँ। यूनसू कहती है कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, और उसे बातों में रखा कर रखती है और सिफंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। और इधर फैंग सीक्रेट मेडिसिन चुराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर से फंग को पता चल जाता है कि कोई लॉगर के पास गया है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। यूजू समझ जाती है कि इसे पता चल गया है, इसलिए वो जल्दी से फैंग को मैसेज करके बता देती है कि सिफंग वहीं आ रहा है। इधर फैंग के हाथ वो मेडिसिन लग जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग और यिनसू वापस विलेज आ जाते हैं और यहाँ पर ये लोग उस आदमी को थैंक यू बोलते हैं, जिसकी वजह से ये लोग मरने का ड्रामा करने में सक्सेसफुल हो पाए। जिसके बाद युनसू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सीक्रेट मेडिसिन मिली। फैंग कहता है कि नहीं। युनसू कहती है कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे, और उसे बताती है कि सिफंग मुझे अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में रखना चाहता है, इसलिए मैं अपने प्लान को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर युनसू बताती है कि मेरी असली आइडेंटिटी अभी तक किसी को भी नहीं पता, बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अलग अलग पहचान के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। फैंग उसे कुछ बताने वाला था लेकिन नहीं बताता। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि उसे सीक्रेट मेडिसिन मिल गई है, लेकिन देखकर ही उसे समझ में आ जाता है कि वो मेडिसिन तो बिल्कुल फेक है। नेक्स्ट सीन में यूसु सिफंग के घर आ जाती है। बटलर उसे उसका रूम दिखाने ले जाता है। मॉम सिफंग से पूछने लगती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इस लड़की के साथ रहना चाहते हो, क्या तुमने इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता किया है। सिफंग कहता है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है और मुझे इस पर पूरा ट्रस्ट है। नेक्स्ट सीन में सिफंग स्विमिंग पूल में होता है। यूसु उसके पास आ जाती है। सिफंग उसे बताता है कि सीक्रेट मेडिसिन गुम हो गई है जब मैं उस दिन तुम्हारे साथ था, और मैं इसीलिए अचानक से वापस आया था। जब मैंने वापस आकर चेक किया तो देखा कि सीक्रेट मेडिसिन गायब है। यूसु सोचने लगती है कि मैंने तो फेंग से इस बारे में पूछा था, लेकिन उसने तो कहा कि उसे मेडिसिन नहीं मिली, और सोचती है कि कहीं फेंग को ये तो नहीं पता चल गया कि उसकी बीमारी उस सीक्रेट मेडिसिन से ठीक हो सकती है, इसीलिए वो मेडिसिन शायद मुझे नहीं देना चाहता। सिफंग उससे पूछता है कि तुम क्या सोचने लग गई। एक्चुअल में वो मेडिसिन गुम नहीं हुई है, मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ है। जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन मैं वो मेडिसिन तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ताकि वो बंदा भी वहाँ पर आए, ताकि मुझे पता चले कि उस सीक्रेट मेडिसिन को किसने चुराने की कोशिश की थी, जो कि फेक थी, तो वो ज़रूर वहाँ पर रियल मेडिसिन को लेने आएगा। जो सुनकर यूसु सोचने लगती है कि फैंग सीक्रेट मेडिसिन और मुझ में से किसे चुनेगा।
नेक्स्ट सीन में यूसुफ फैंग से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो जो कि तुमने मुझे नहीं बताया। वो कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। यूसुफ कहती है कि तुम्हें पता है ना कि सीक्रेट मेडिसिन मुझे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए और उससे तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो सकती है, ये भी तुम्हें पता है ना। वो कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मेरा टेस्ट लेने आई हो। तभी फैंग को किसी का मैसेज आ जाता है और यूसुफ वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फैंग भी यही सोच रहा होता है कि यूसुफ सीक्रेट मेडिसिन और उसमें से किसे चुनेगी। नेक्स्ट डे सिफंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि वो डॉक्टर सू के साथ शादी कर रहा है और ये बोलकर वो यूसुफ को सीक्रेट मेडिसिन भी दे देता है। तभी यहाँ पर फैंग भी आ जाता है। सभी रिपोर्टर्स इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि इन दोनों के फेस सेम कैसे हैं। सिफंग तो पहले से ही अच्छे से जानता था कि फेंग यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि उसने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि फेंग ने ही उस मेडिसिन को चुराया था। जिसके बाद यूनसू भी फेंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि एक्चुअल में मैं फेंग की वाइफ हूँ, शायद तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। जो जानकर सिफंग काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि इसका मतलब कि तुम हमें धोखा दे रही थी। वैसे तुम लोग भूलो मत कि 70% शेयर अभी भी मेरे नाम पर है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है कि एक्चुअल में सिफंग तो गु फैमिली का बेटा है ही नहीं, बल्कि वो तो इस बटलर का बेटा है। ये सुनकर बटलर को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। सिफंग और सिफंग की मम तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने फेंग की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा जो किया और ऊपर से उसे मारने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि लिन के डैड को भी इन्हीं लोगों ने मारा होता है, क्योंकि गू फैमिली की प्रॉपर्टी में लिन के भी शेयर्स थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिन ने फ्लैशबैक में फेंग से हाथ मिला लिया था। यहाँ पर फेंग सारी प्रॉपर्टी लिन के नाम कर देता है और दोनों उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फेंग युनसू को बिना बताए अपना बैग पिक करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी युनसू पीछे से भागते हुए आती है और कहती है कि सीक्रेट मेडिसिन मुझे देने के लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन तुम्हारे बिना इस सीक्रेट मेडिसिन का मेरी लाइफ में कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर मैं इस सीक्रेट मेडिसिन से ठीक हो भी गई तो जीकर करूँगी क्या, तुम तो होगे नहीं मेरे साथ। जो सुनकर फेंग रोने लग जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। युनसू कहती है तो फिर हम साथ मिलकर अपनी अपनी बीमारियों को ठीक करेंगे। वैसे भी अकेले जीने से अच्छा है कि हम दोनों साथ मिलकर जिए, चाहे वो कुछ साल हो, कुछ महीने हो या फिर कुछ ही दिन हो। और वैसे भी तुम भूलो मत, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगी। जिस पर फैंग हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो युनसू को किस करता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।